फ्रिक्शन का आज आखिरी क्लास है और आज हम डिस्कस करेंगे ब्लॉक्स मूविंग ओवर एन इंक्लाइंड प्लेन। और इससे पहले हम जब डिस्कस करें तो वो स्मूथ सरफेसेस था। आज का क्लास में इंक्लाइंड प्लेन्स जो होगा वो रफ रहेगा, राइट। सो एक इंक्लाइंड प्लेन ले लीजिए, मान लेते हैं कि एक इंक्लाइंड प्लेन है, इसके ऊपर एक ब्लॉक को रखिए, राइट। यहाँ डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लिनेशन थीटा है, इसके ऊपर अपने एक ब्लॉक रखा, राइट। और इंक्लिनेशन को धीरे धीरे उठाइए, पहले हॉरिजॉन्टल रखिए, धीरे धीरे उठाइए। तो आप क्या देख रहे हैं कि स्मॉल एंगल में ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है। मूव नहीं कर रहा है मतलब नेट फोर्स 0, राइट। सो धीरे धीरे उठाइए। एक सर्टेन एंगल के बाद ब्लॉक मूव करने लगेगा। तो जिस एंगल में ब्लॉक मूव करने लगेगा उस एंगल में फॉरवर्ड फोर्स जो है स्लाइटली ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। सो क्या क्या फोर्सेस ब्लॉक के ऊपर एक्ट कर रहे हैं? ब्लॉक के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, एक mg और एक सरफेस रिएक्शन। सो mg को हम रिजॉल्व कर देते हैं, परपेंडिकुलर टू सरफेस mg cos थीटा, पैरेलल टू सरफेस mg sin थीटा। इसी तरह सरफेस रिएक्शन को भी रिजॉल्व कर देते हैं। परपेंडिकुलर टू सरफेस जो है नॉर्मल फोर्स है, परपेंडिकुलर टू सरफेस नॉर्मल फोर्स, और पैरेलल टू सरफेस जो है फ्रिक्शन है। सो ब्लॉक को आपने इंक्लाइंड प्लेन पे रखा, हॉरिजॉन्टल पोजीशन से धीरे 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 आपने उठाया, और जब तक ब्लॉक रेस्ट में है नेट फोर्स 0 है। ब्लॉक के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, एक mg, एक सरफेस रिएक्शन। और जब तक ये रेस्ट में है दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। लेकिन इंक्लिनेशन बढ़ाते जाएंगे, एक एंगल पे ब्लॉक अपने आप स्लाइड करने लगेगा। सो जब ब्लॉक अपने आप स्लाइड करने लगेगा ऑफ इट्स ओन, उस वक्त ये फोर्स जो है उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, इनफाइनाइटेसिमली ज़्यादा है। सो लिमिटिंग वैल्यू लेते हैं, दोनों को इक्वल लेते हैं, mg sin थीटा इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। सो परपेंडिकुलर टू मोशन, परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन नेट फोर्स 0 है, मतलब n जो है इक्वल टू mg cos थीटा। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू इंटू n, दैट इज म्यू एस इंटू n है mg cos थीटा। सो mg दोनों साइड कट गया, tan थीटा इक्वल टू म्यू एस, थीटा इज tan इनवर्स म्यू एस। सो इंक्लिनेशन इतना हो या इससे ज़्यादा हो तो ब्लॉक जो है अपने आप स्लाइड करने लगता है, राइट। सो एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। सो आपने हॉरिजॉन्टल से धीरे धीरे उठा रहे थे, जब तक ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, रेस्ट में है। सो अगर एट रेस्ट है मतलब फॉरवर्ड फोर्स इक्वल टू फोर्स डाउन द प्लेन इक्वल टू फोर्स अप द प्लेन। सो फ्रिक्शन का वैल्यू mg sin थीटा। कब तक है? जब तक थीटा जो है लेस देन इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस। इसके बाद उससे ज़्यादा एंगल लोगे तो ब्लॉक स्लाइड करने लगेगा, और एक बार ब्लॉक स्लाइड करने लगेगा फ्रिक्शन जो है काइनेटिक हो जाता है। सो अब इसके बाद फ्रिक्शन जो है काइनेटिक फ्रिक्शन होता है म्यू के इंटू n कितना है? mg cos थीटा। सो अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ कुछ ऐसा है। सो अप टू tan इनवर्स म्यू फ्रिक्शन जो है mg sin थीटा, साइन का कर्व होता है। साइन का कर्व आपको मालूम होगा, साइन का कर्व कुछ ऐसा होता है। तो इस रीजन तक tan इनवर्स म्यू तक, ये रीजन तक साइन का कर्व होगा फ्रिक्शन। सो ये रीजन तक tan इनवर्स म्यू एस तक हम प्लॉट कर रहे ग्राफ फ्रिक्शन अगेंस्ट एंगल। उसके बाद ब्लॉक जो है मूव करने लगा, और जब ब्लॉक मूव करने लगा फ्रिक्शन जो है म्यू के mg cos थीटा। कॉस कर्व आपको मालूम होगा, कॉस जो है 0 में cos 0 1 होता है, कॉस और cos 90 0 होता है। सो कॉस का कर्व कुछ ऐसा होता है। सो म्यू
थीटा tan इनवर्स म्यू एस तक ये कर्व था, साइन का कर्व था, उसके बाद ये वाला कर्व आ जाएगा, उसके बाद आपका ये वाला कर्व आ जाएगा 90 डिग्री तक, ये 90 डिग्री है। तो फ्रिक्शन इस तरह वैरी करेगा, इस पर्टिकुलर एंगल में सबसे ज्यादा फ्रिक्शन, राइट। तो क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, एंगल मान लेते हैं 37 डिग्री है और एक ब्लॉक, हमें म्यू एस दिया गया 0.9 और म्यू के दिया गया 0.6, ब्लॉक का मास 10 kg। हमें पूछा गया है एक्सेलरेशन कितना होगा और फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा। सो पहले फ्री बॉडी डायग्राम ले लेते हैं। ब्लॉक के ऊपर कितने फोर्सेस है? 2 फोर्सेस, एक mg है और एक रिएक्शन। याद रखिए नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन जो है कंपोनेंट्स है सरफेस रिएक्शन। सो एक फोर्स है mg को रिजॉल्व कर दीजिए, इस तरफ हो जाता है mg cos थीटा, इधर हो जाता है mg sin थीटा। इस कंपोनेंट की वजह से नीचे जाएगा तो रिएक्शन का एक कंपोनेंट ऊपर की ओर एक्ट करेगा जिसे हम फ्रिक्शन कहते हैं, और एक कंपोनेंट इधर है, राइट। सो ब्लॉक तभी मूव करेगा जब फॉरवर्ड फोर्स पैरेलल टू सरफेस जो है मोर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। सो पहले फॉरवर्ड फोर्स पैरेलल टू सरफेस निकाल लेते हैं, जो कि mg sin थीटा 100 sin 37 3/5, सो ये हो जाता है 60, और लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है म्यू एस इंटू एन जो है mg cos थीटा है। सो म्यू एस कितना है 0.9 mg 100 cos 37 4/5, सो 20 इंटू 4 80, 80 इंटू 9 72.9 72 न्यूटन, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन ज़्यादा है। जो नेट फोर्स पैरेलल टू सरफेस है उससे लिमिटिंग फ्रिक्शन ज़्यादा है, इसका मतलब मोशन नहीं होगा। और अगर मोशन नहीं हो रहा है तो फोर्स पैरेलल टू सरफेस और फ्रिक्शन दोनों बराबर है। सो फ्रिक्शन जो है mg sin थीटा यानी कि 60 न्यूटन। ओके, इस क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है कि रिएक्शन कितना है सरफेस का, याद रखिए नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन जो है कंपोनेंट्स है, इसी तरह mg sin थीटा mg cos थीटा जो है ये दोनों भी कंपोनेंट है mg का। सो ब्लॉक के ऊपर 2 ही फोर्स एक्ट कर रहा है, एक mg और एक सरफेस का रिएक्शन। 2 फोर्सेस के चलते ब्लॉक रेस्ट पे है, इसका मतलब वो फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और अपोजिट इन डायरेक्शन। इसका मतलब रिएक्शन जो है इस तरह, ये रिएक्शन है और इसका मैग्नीट्यूड जो है सेम एज mg, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये ब्लॉक है, ये एंगल 37 डिग्री है, एंगल 37 डिग्री है। ब्लॉक को प्रोजेक्ट किया गया विद स्पीड से 10 मीटर पर सेकेंड। रफ सरफेस है, यहाँ का जो म्यू है 0.5। सो इनिशियल स्पीड 10 है, एंगल 37 डिग्री है, और हमें पूछा गया कि ब्लॉक जो है अलोंग द इंक्लाइन कितना दूर तक जाएगा। सो ब्लॉक ऊपर की ओर जा रहा है, ब्लॉक ऊपर की ओर जा रहा है तो फ्रिक्शन नीचे की ओर एक्ट करेगा, अपोजिट टू रिलेटिव मोशन। सो mg sin थीटा तो ऐसे नीचे की ओर एक्ट करता ही है, इसके अलावा फ्रिक्शन भी नीचे की ओर एक्ट करेगा। सो नेट फोर्स नीचे की ओर कितना हो गया? mg sin थीटा और फ्रिक्शन क्या होगा? म्यू इंटू एन। इंक्लाइन प्लेन में n जो है mg cos थीटा, सो म्यू mg cos थीटा, म्यू इंटू एन। सो ये है फोर्स,
सो रिटार्डेशन क्या होगा इस फोर्स की वजह से, डिवाइड कर दीजिए फोर्स बाय मास, सो मास कट जाएगा, जी कॉमन ले लीजिए, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। सो जी 10 है, साइन 37 3/5, म्यू 0.5 है, 0.5 माने कि हाफ, कॉस थीटा 4/5। तो इसको आप 10 एलसीएम ले लीजिए, ऊपर में कितना आ जाता है 6 + 4 10 आ जाता है, ये 1 हो गया। सो एक्सेलरेशन 10 हो गया, राइट। सो आपने प्रोजेक्ट किया अलोंग द प्लेन विथ स्पीड 10, हाईएस्ट पॉइंट में जाकर स्पीड 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा स्पीड। सो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का जो थर्ड इक्वेशन है उसे यूज कर लीजिए, v² = u² + 2as। फाइनल स्पीड 0, इनिशियल स्पीड 10 है, और ये रिटार्डेशन है माइनस, रिटार्डेशन का वैल्यू 10 है, यस। सो 100/20, 100/20 कितना हो जाएगा 5 मीटर। इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं कि कितना स्पीड से स्टार्टिंग पॉइंट को ब्लॉक वापस आएगा। ब्लॉक 5 मीटर गया, फिर जब 5 मीटर वो वापस आएगा, स्टार्टिंग पॉइंट में उसका स्पीड क्या होगा, ठीक है, कितना स्पीड से वो लौट आएगा। सो mg sin थीटा, ग्रेविटी हमेशा नीचे की ओर एक्ट करता है, उसका कंपोनेंट mg sin थीटा हमेशा नीचे की ओर एक्ट करता है। लेकिन जब ब्लॉक नीचे की ओर आ रहा था, ब्लॉक जब नीचे की ओर आ रहा था, यानी कि रिलेटिव मोशन, रिलेटिव टू सरफेस मोशन नीचे की ओर है, फ्रिक्शन इस बार उल्टा एक्ट करेगा, उधर एक्ट करेगा, ऑपोजिट टू रिलेटिव मोशन, राइट। सो नेट डाउनवर्ड फोर्स जो है mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन हो जाएगा। नेट डाउनवर्ड फोर्स जो है mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन है म्यू इंटू एन, एन यानी कि mg cos थीटा। सो एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स बाय मास, मास कट जाएगा, g कॉमन ले लीजिए, sin थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। सो 10 sin 37 3/5 माइनस म्यू, म्यू कितना है 0.5 यानी कि 1/2, कॉस थीटा 4/5। सो 10 एलसीएम जाने से ये 2 आ गया, एक्सेलरेशन 2 आ गया, राइट। सो आते वक्त एक्सेलरेशन हुआ, जाते वक्त रिटार्डेशन था, इधर जब जा रहा था इस तरफ एक्सेलरेशन था, यानी ऑपोजिट टू वेलोसिटी था, और रिटार्डेशन था। हाईएस्ट पॉइंट पे गया, 0 हो गया, अब आने लगा, एक्सेलरेट करने लगा, राइट, एक्सेलरेट करने लगा। हमें पूछा गया कि जब वो स्टार्टिंग पॉइंट पहुंचेगा, इस पॉइंट पर जब पहुंचेगा तो उसका स्पीड क्या है। सो जितना डिस्टेंस ऊपर गया, 5 मीटर ऊपर गया, उतना ही डिस्टेंस वापस आएगा, लेकिन वापस आते वक्त इनिशियल स्पीड 0 है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का जो थर्ड इक्वेशन है उसे यूज कर लेते हैं, v² = u² + 2as। सो इनिशियल स्पीड 0 होगा, लौट के आते वक्त इनिशियल स्पीड 0 है, एक्सेलरेशन 2 है, जितना डिस्टेंस ऊपर गया था उतना ही वापस आएगा, सो 20 हो गया। सो v जो है √20। सो हमने प्रोजेक्ट किया था 10 में, और वही वापस आया √20। √20 मतलब 5 से भी कम है, मतलब इट हैज़ लॉस्ट मैकेनिकल एनर्जी। सो जब भी फ्रिक्शन होता है मैकेनिकल एनर्जी लॉस हो जाता है, यानी कि इवन ऐसा हम फेंकेंगे ऊपर, अगर एयर फ्रिक्शन को अकाउंट में लेंगे तो पॉइंट ऑफ जहाँ से आपने प्रोजेक्ट किया उस पॉइंट को वो सेम स्पीड में नहीं पहुँचेगा, रिड्यूस्ड स्पीड में पहुँचेगा, सम एनर्जी लॉस हो जाएगा ड्यू टू फ्रिक्शन। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, हमने 10 में फेंका, फ्रिक्शन है तो जो स्टार्टिंग पॉइंट को 10 में नहीं पहुँचेगा, कम स्पीड में पहुँचेगा, √20 में। एक और बात हमने देखा, ऊपर जाते वक्त एक्सेलरेशन ये था, ऊपर जाते वक्त एक्सेलरेशन जो है g sin थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, और आते वक्त एक्सेलरेशन ये है। सपोज इसको मैं a1 लिख देता हूँ, इसको a2 लिख देता हूँ, तो एक्सेलरेशन अलग है। क्यों अलग है? फ्रिक्शन जो है अपना डायरेक्शन चेंज करता है। जब ये ऊपर की ओर जा रहा था, फ्रिक्शन जो है नीचे की ओर, और ये जब नीचे की ओर आ रहा था, फ्रिक्शन ऊपर की ओर। mg sin थीटा हमेशा नीचे की ओर, लेकिन फ्रिक्शन ने डायरेक्शन चेंज किया। सो ये ऊपर की ओर जाते वक्त, ये नीचे की ओर आते वक्त, राइट।
तो इसी पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज एक पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया विद स्पीड u, राइट, से ऊपर गया, मोमेंटरली रेस्ट पे आया, वापस आया। आते वक्त जो टाइम है वो मान लेते हैं 3 गुना है जाते वक्त का, एंगल थीटा है। आते वक्त जो टाइम है, जाते वक्त जो टाइम लगा उसका 3 गुना है। तो हमको म्यू निकालना है, इस सरफेस के लिए म्यू क्या हो, राइट। ये कंडीशन दिया। अब इसका मतलब जितना डिस्टेंस जा रहा है उतना ही डिस्टेंस वापस आएगा, जितना डिस्टेंस ऊपर गया उतना ही डिस्टेंस नीचे आएगा। जाते वक्त क्या है कि फाइनल स्पीड 0 हो जाता है, आते वक्त इनिशियल स्पीड 0। जाते वक्त यहाँ 0 हुआ, अब 0 से शुरू होता है, राइट। सो इनिशियल 0 हो या फाइनल 0 हो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन में हम s इक्वल टू हाफ at² लिख सकते हैं। सो दोनों केस में हाफ at² लिख सकते हैं। सो हाफ कट गया। जाते वक्त एक्सेलरेशन है g sin थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, और आते वक्त है g sin थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, और आते वक्त टाइम जो है 3 गुना है, इसका 3 टाइम्स है। सो t2 की जगह में 3t1 डालते हैं, 9t1²। सो दोनों साइड g कट जाएगा, t1² कट जाएगा। सो रह गया sin थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इक्वल टू 9 sin थीटा माइनस 9 म्यू कॉस थीटा। सो 10 म्यू कॉस थीटा इक्वल टू 8 sin थीटा। सो म्यू हो जाएगा 8/10 यानी कि 4/5 tan थीटा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये इंक्लाइंड प्लेन है, रफ इंक्लाइंड प्लेन है। इसके टॉप से एक ब्लॉक को छोड़ा गया रेस्ट से, और इंक्लाइंड प्लेन एक जैसा नहीं है। इसका जो 1/3 पोर्शन है, ये शुरू का जो 1/3 है ये स्मूथ, और बाकी जो 2/3 है ये रफ। हमें दिया गया है कि ब्लॉक जो है इनिशियली 0 वेलोसिटी से निकलता है और फाइनली अगेन कम्स टू रेस्ट, राइट। तो हमें पूछा गया कि रफ सरफेस जो है इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या। सो 1/3 टोटल मान लेते हैं S से, 1/3 जो है स्मूथ, और ये बाकी जो 2/3 है ये रफ, और ये रफ पोर्शन का म्यू मांगा गया। सो पहले दोनों को अलग अलग लेते हैं। पहले यहां से यहां तक आएगा, से यहां का स्पीड v1 है। स्मूथ इंक्लाइन में डाउन द प्लेन फोर्स होता है mg sin थीटा, सो एक्सेलरेशन होता है g sin थीटा। सो यहां आते आते स्पीड क्या आएगा, थर्ड इक्वेशन ले लेते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन का, v1² इक्वल टू 0 प्लस 2a डिस्टेंस है s/3। सो v1² इक्वल टू 2, स्मूथ सरफेस में एक्सेलरेशन होता है g sin थीटा। ये पहला इक्वेशन। अब नेक्स्ट इक्वेशन, यहां v1 से शुरू हो रहा है, यहां फाइनली रेस्ट में आ रहा है, इसका मतलब रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन है इसका मतलब है कि फ्रिक्शन ज़्यादा था mg sin थीटा से। mg sin थीटा नीचे की ओर है, फ्रिक्शन ऊपर की ओर। रिटार्डेशन है मतलब फ्रिक्शन ज़्यादा है। सो नेट फोर्स जो है, नेट रिटार्डिंग फोर्स जो है, फ्रिक्शन, दैट इज म्यू mg cos थीटा माइनस mg sin थीटा, और इसके चलते जो रिटार्डेशन है m डिवाइड कर दीजिए, g कॉमन ले लीजिए, म्यू cos थीटा माइनस sin थीटा, ये रिटार्डेशन। फिर से यही इक्वेशन यूज करते हैं। फाइनल स्पीड 0 है इस पाथ के लिए, 2/3 पाथ के लिए। इनिशियल स्पीड है v1², रिटार्डेशन है उतना रिटार्डेशन है, और पाथ जो है 2/3, राइट। सो v1² जो है 4as/3। सो v1² वहां से डाल देते हैं,
2g sin थीटा s/2, 2 कट जाता, वहीं काट सकते थे, 4/3 रिटार्डेशन जो है g म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू एस। सो एस दोनों साइड कट जाएगा, जी भी कट जाएगा, 3 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 साइन थीटा इक्वल टू 4 म्यू कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा। आगे बढ़ाते हैं, इस तरफ लाते हैं, 7 साइन थीटा, 7 साइन थीटा इक्वल टू 4 म्यू कॉस थीटा, यानी कि म्यू हो जाएगा 7/4 tan थीटा, राइट। सो हमने क्या देखा, फ्रिक्शन जो है डायरेक्शन चेंज करता, ऊपर जाते वक्त फ्रिक्शन नीचे की ओर, नीचे आते वक्त फ्रिक्शन ऊपर की ओर। और यहाँ एक केस हमने देखा जहाँ पर फ्रिक्शन जो है mg sin थीटा से ज़्यादा हो सकता है। इससे पहले भी हमने डिस्कस किया, म्यू 1 से ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये 37 डिग्री का इंक्लाइंड है, यहाँ एक ब्लॉक है और यहाँ एक ब्लॉक है, राइट। ये ब्लॉक का मास मान लेते हैं 10 kg है, ये रफ सरफेस है, यहाँ म्यू मान लेते हैं 0.4 है, और ये इसका मास मान लेते हैं 20 kg है, और यहाँ म्यू मान लेते हैं 0.3, राइट। और हमें पूछा गया एक्सेलरेशन, टेंशन और फ्रिक्शन दोनों जगह निकालने के लिए। तो जो फोर्स सिस्टम को पुल कर रहा है वो इसका वेट है, इसका वेट का कंपोनेंट है डाउन द प्लेन, mg sin थीटा, से m1 है, m1g sin थीटा। सो 100 sin 37 3/5, ये 60, ये पुल कर रहा। तो ये जब नीचे जाएगा फ्रिक्शन इधर एक्ट करेगा, इस फ्रिक्शन का वैल्यू है म्यू इंटू एन, इंक्लाइन प्लेन में n mg cos थीटा होता, म्यू mg cos थीटा, cos 37 4/5। सो ये कितना हो गया, 5 × 2 20, सो 0 चला जाएगा, 32 न्यूटन। सो ये जब आगे जाएगा यहाँ भी फ्रिक्शन पीछे की ओर एक्ट करेगा, तो ये फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है, लिमिटिंग वैल्यू कितना है, म्यू mg, हॉरिजॉन्टल सरफेस में है, नॉर्मल फोर्स जो है mg होगा, म्यू mg यानी कि 60 न्यूटन। सो ये फोर्स पुल कर रहा है, ये जब आगे जाएगा ये इसको पुल करेगा, ये भी इसको पुल करेगा। लेकिन अगर हम पूरा को सिस्टम लेते हैं, ये जो आपस का पुल है इंटरनल है, उसको डिस्कस नहीं करना है, हमको जस्ट देखना है कि जो फॉरवर्ड फोर्स है वो फ्रिक्शन से ज़्यादा होना चाहिए। सो दोनों फ्रिक्शन अगर मिला लेता हूँ, ये 60 + 32 92, ये फॉरवर्ड फोर्स से ज़्यादा है, नेट फोर्स जो पुल कर रहा है 60 उससे ज़्यादा है, इसका मतलब मोशन नहीं होगा। मोशन नहीं होगा इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 हो गया, राइट। सो ये पुल कर रहा है, यहाँ फ्रिक्शन लिमिटिंग होगा, लिमिटिंग यानी कितना हो जाएगा, फ्रिक्शन 1 32 हो जाएगा। सो इसका रेस्ट डिस्कस करते हैं, डाउन द प्लेन इक्वल टू अप द प्लेन। तो इसका रेस्ट के लिए हम लिखेंगे T + फ्रिक्शन 1 इक्वल टू 60। सो ये 32 है इक्वल टू 60, सो T निकल जाएगा 28 न्यूटन, राइट। सो दैट इज द पुल विथ विच दिस वन इज पुलिंग दिस वन। और ये जो फोर्स है इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है, 60। सो ये फोर्स पैरेलल टू सरफेस लिमिटिंग से कम है, नो मोशन, दैट इज फॉरवर्ड इक्वल टू बैकवर्ड। सो फ्रिक्शन यहाँ पर लिमिटिंग नहीं होगा, फ्रिक्शन 2 कितना होगा, ओनली 60 न्यूटन होगा। इसमें लिमिटिंग था, क्यों, क्योंकि ये जा रहा है, ये जब जा रहा है तो फ्रिक्शन अपना मैक्सिमम वैल्यू एक्ट करेगा। उसके बाद जो भी फोर्स, एक्स्ट्रा फोर्स रह गया, उस फोर्स के चलते ये इसको पुल करेगा, वो भी इसको पुल करेगा, बट दैट फोर्स इज लेस देन इट्स लिमिटिंग फ्रिक्शन, सो देयर इज नो मोशन। फॉरवर्ड फोर्स इज जस्ट इक्वल टू
backward force, that is T is equal to friction 2. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. दोनों साइड इंक्लाइन ले लेते हैं. दोनों साइड इंक्लाइन ले लेते हैं. ये 37 डिग्री है, ये 53 डिग्री है. ये 30 kg ले लेते हैं. ये 20 kg. यहाँ म्यू जो है 0.5 है, यहाँ म्यू जो है 0.6. तो हमें पूछा गया है कि एक्सेलरेशन क्या होगा. एक्सेलरेशन निकालना. सो किस तरफ डाउन द प्लेन फोर्स ज़्यादा है देख लेते हैं. यहाँ का फोर्स जो है mg sin थीटा, mg यानी कि 300 sin 53 4/5, ये 240. इधर डाउन द प्लेन कितना, mg sin थीटा 200 sin थीटा 3/5 120, ये ज़्यादा है. सो रिजल्टेंट फोर्स जो हो गया 240 माइनस 120 न्यूटन हो गया. अगर फ्रिक्शन नहीं रहता तो सीधा एक्सेलरेशन 120 बाई टोटल मास 50 लिखते, लेकिन ऐसा नहीं है. अब सिस्टम इधर जा रहा है, अगर जाएगा तो, क्योंकि इसको जाने के लिए जो नेट फॉरवर्ड फोर्स है उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन क्रॉस करना है. तो अगर ये जा रहा है और टेंड्स टू गो, इधर जा रहा है और इट इज टेंडिंग टू गो इन दिस वे, सो फ्रिक्शन इस तरफ एक्ट करेगा. सो ये अगर इधर जा रहा है, इसका मतलब ये इधर जाएगा और टेंड्स टू गो अपवर्ड, सो यहाँ फ्रिक्शन इस तरफ एक्ट करेगा. सो पहले ये फ्रिक्शन निकाल लेते हैं. फ्रिक्शन 1 म्यू mg cos थीटा, म्यू mg cos थीटा 3/5. सो 5 इंटू 6 60. सो ये 30 इंटू 3, ये 90 हो गया. नेक्स्ट उधर का फ्रिक्शन लेते हैं. फ्रिक्शन 2 म्यू mg cos थीटा 4/5. सो 540. सो ये कितना हो गया, 5 इंटू 440, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 6 96. सो दोनों फ्रिक्शन मिला के कितना हो गया 186. तो इधर हमारा फॉरवर्ड फोर्स था 240, उधर था 120. सो इफेक्टिवली इधर नेट फोर्स हो गया 240 माइनस 120. नेट फोर्स पैरेलल टू सरफेस जो है इफेक्टिवली, और इफेक्टिवली यू कैन यूज इतना था 120. सो फ्रिक्शन जो रोक रहा है, दोनों जगह का फ्रिक्शन मिला के, अगर इससे कम होता तब मोशन होता, लेकिन ये जो फोर्स है कम पड़ गया नेट फ्रिक्शन से. सो इसका मतलब है मोशन नहीं होगा, यानी कि एक्सेलरेशन जो है 0. राइट. इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हैं. फ्रिक्शन अगर कम रहता तो मोशन जरूर होता. सपोज फ्रिक्शन यहाँ पर जो है, यहाँ पर 0.3 है, यहाँ फ्रिक्शन 0.2 है. राइट. तो देखते हैं यहाँ हमारा नेट फोर्स कितना आया था, mg sin थीटा 240 था. अब फ्रिक्शन 1 निकाल लेते हैं. फ्रिक्शन 1 म्यू mg cos थीटा 60. सो 18 इंटू 3, ये 54 है. उधर का फ्रिक्शन निकाल लेते हैं. म्यू mg cos थीटा, ये 32 है. सो इफेक्टिवली फ्रिक्शन कितना हो गया 54 प्लस 32 86. इधर का डाउनवर्ड पुल था 240, उधर का डाउनवर्ड पुल था 120. इफेक्टिवली फोर्स था 240 माइनस 120. सो नेट फोर्स हो गया, नेट फोर्स 240 माइनस 120. ये फोर्स पुल कर रहा, बाकी सभी रोक रहा है, बाकी तीनों रोक रहा है. 120 भी रोक रहा है, 54 भी रोक रहा है, 32 भी रोक रहा है. ये नेट फोर्स. राइट. कितना हो गया 120 और ये 86 होने से कितना हो गया 34. राइट. ये नेट फोर्स. सो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा बाय टोटल मास.
सो ये 0.68। यहां पर एक दो बात याद रखिएगा। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम क्या करते थे, किसी भी तरह किसी भी डायरेक्शन में मोशन लेके शुरू कर देते हैं। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आता है तो हम ये कंक्लूड करते थे कि एक्चुअल मोशन जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में है। बट जब फ्रिक्शन इन्वॉल्व है ऐसा हम कंक्लूड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मोशन अगर इस तरफ है तो फ्रिक्शन का कुछ डायरेक्शन होगा, फ्रिक्शन अगर मोशन उस तरफ होगा तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन बदल जाएगा। न्यूटन्स लॉ में ऐसा नहीं था, खाली mg का कंपोनेंट था, वो डायरेक्शन बदल नहीं रहा था। इसीलिए हमारा वो कंक्लूजन, किसी भी डायरेक्शन में मोशन ले लिया, एक्सेलरेशन नेगेटिव आया, इसका मतलब मोशन दूसरी तरफ हो रहा है। यहाँ वैसा नहीं ले सकते, बिकॉज सिंपल कि मोशन अगर दूसरी तरफ होगा तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर बेस्ट अप्रोच यही होगा कि आप देख लीजिए अगर मोशन होता तो किस तरफ होता, नेट फोर्स किस तरफ ज़्यादा है। एक दूसरा बात, अगर नेट फोर्स हाई भी तो मोशन होना जरूरी नहीं है, उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्रॉस करना पड़ेगा। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्रॉस नहीं कर रहा है तो नो मोशन, यानी कि एक्सेलरेशन जीरो होगा, जैसे कि इसका पिछला केस में था। अगर एक ही इंक्लाइन प्लेन में दो ब्लॉक को रखते हैं तो क्या होगा। ये इंक्लाइन प्लेन है, दो ब्लॉक, एक ब्लॉक है M1 और एक ब्लॉक है M2। ये इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट μ1 है, इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट μ2। तो इसका मोशन किस तरह से होगा। तो एक्सेलरेशन जो है मास पे डिपेंड नहीं करता है। डाउन द प्लेन फोर्स होता है mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा बाई मास, यानी कि मास फ्री हो गया। सो एक्सेलरेशन जो है सिर्फ म्यू पर डिपेंड कर रहा, बाकी सभी तो कांस्टेंट है, यानी कि जिसका म्यू कम होगा उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। सो दो पॉसिबिलिटी बनता है। पहला पॉसिबिलिटी बनता है अगर μ1 कम है μ2 से, ये अगर कम है, इसका फ्रिक्शन कम है तो ये आगे निकल जाएगा और दोनों का सेपरेट मोशन होगा। दोनों का एक्सेलरेशन यही फार्मूला से आएगा। पहला वाला के लिए μ1 लिख लेंगे, दूसरा के लिए μ2 लिख देंगे अगर इसका फ्रिक्शन कम है तब। लेकिन अगर इसका फ्रिक्शन ज़्यादा है, अगर μ1 बड़ा है तो ये धीरे जाएगा, क्योंकि इसका फ्रिक्शन ज़्यादा है, ये धीरे जाएगा और वो जोर जाने का कोशिश करेगा। इन द प्रोसेस वो इसको पुश करेगा, वो अगर इसको पुश करेगा ये भी इसको पुश करेगा, तो दोनों साथ में जाएंगे। और अगर साथ में जाएंगे तो नेट फोर्स साथ में जा रहे हैं तो पूरा को सिस्टम ले लीजिए, एन दिखाई नहीं देगा। सो नेट फोर्स हो जाएगा आपका वेट के चलते दोनों का नीचे की तरफ इतना है, माइनस फ्रिक्शन, पहला का फ्रिक्शन μ1 mg cos थीटा, दूसरा का फ्रिक्शन μ2 mg cos थीटा। ये m1 है, ये m2 है, बाई टोटल मास, टोटल फोर्स बाई टोटल मास। और नॉर्मल फोर्स अगर निकालने के लिए कहा गया तो किसी एक को चूज कर लीजिए और उसके ऊपर न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर दीजिए। हर बार जो सरफेस है इंक्लाइन होना जरूरी नहीं है। मान लेते हैं कि हेमिस्फीयर में दिया है, तब भी आप डिस्कस कर सकते हैं मोशन। सपोज हेमिस्फीयर में ब्लॉक, सो हेमिस्फीयर में अगर आप नॉर्मल खींचोगे तो नॉर्मल हमेशा सेंटर से जाता है, कोई भी सर्कल या स्फीयर में नॉर्मल सेंटर से जाता है। आपके पास एक फोर्स है mg, सो सपोज ये एंगल थीटा है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल ये भी थीटा होगा, तो इधर डायरेक्शन जो है mg sin थीटा होगा और थीटा के करीब वाला mg cos थीटा होगा। ये नॉर्मल फोर्स। तो मोशन तभी होगा जब ये mg sin थीटा जो है फ्रिक्शन से ज़्यादा हो। फ्रिक्शन यानी कि म्यू इंटू एन, अगर रेस्ट में है तो म्यू इंटू एन नहीं है, रेस्ट में है तो फ्रिक्शन इज जस्ट इक्वल टू mg sin थीटा। अगर क्वेश्चन ये दिया है कि व्हाट इज द लिमिटिंग एंगल अप टू विच इट विल स्टे इक्विलिब्रियम, तब आप लिमिटिंग फ्रिक्शन लीजिए, म्यू mg cos थीटा। So mg sin थीटा इक्वल टू म्यू mg cos थीटा, tan थीटा इक्वल टू म्यू, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। वहां तक वो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, उससे ऊपर आप नहीं रख सकते हैं, वो फिसल जाएगा। इवन इंक्लाइंड प्लेन में भी एक्सटर्नल फोर्स अगर एक्ट कर रहा है तो नॉर्मल फोर्स बदल जाएगा।
मान लेते हैं कि ये ब्लॉक है, एक और एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है, mg और सरफेस रिएक्शन तो है ही, एक और एक्सटर्नल फोर्स है। अब हम कैसा इक्वेशन लिखेंगे? सो एज पर न्यूटन्स लॉ जब हम अप्लाई करना चाहते हैं, फोर्सेस को रिजॉल्व कर देते हैं अलॉन्ग एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन। सो ये थीटा है, ये आपका एफ कॉस थीटा, ये एफ साइन थीटा। mg को रिजॉल्व कर दीजिए, mg कॉस थीटा, mg साइन थीटा, राइट। सो नॉर्मल फोर्स जो है, नॉर्मल फोर्स हम इसको ऊपर ले रहे हैं, राइट, इसको ऊपर ले रहे हैं, फ्रिक्शन इधर एक्ट करेगा, फ्रिक्शन इधर एक्ट करेगा तो नॉर्मल फोर्स सेंटर से ऊपर चला जाएगा, फ्रिक्शन जो है इधर एक्ट कर रहा है। सो फ्रिक्शन का टॉर्क इस तरफ होगा क्लॉकवाइज, तो नॉर्मल फोर्स का दूसरी तरफ होना चाहिए, ऊपर चला जाएगा। रोटेटरी इक्विलिब्रियम की बात है। चलिए पहले हम खाली ट्रांसलेशन की बात करते हैं। सो परपेंडिकुलर टू मोशन फोर्स 0 है। सो अप द प्लेन n है, डाउन द प्लेन है आपका परपेंडिकुलर टू द प्लेन, mg cos थीटा प्लस f sin थीटा। सो जस्ट स्टार्ट करने के लिए ऊपर का जो फोर्स है f cos थीटा स्लाइटली ग्रेटर देन डाउनवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड फोर्स किस किस वजह से है? mg sin थीटा की वजह से है और फ्रिक्शन की वजह से। सो f cos थीटा इक्वल टू mg sin थीटा, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कितना होता है? म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन, एन ए है। सो यहां फोर्स को सब्जेक्ट बना लीजिए, एनीथिंग फोर्स स्लाइटली ग्रेटर देन दिस, बॉडी विल स्टार्ट मूविंग अप द प्लेन, राइट। सो इंक्लाइन प्लेन डिस्कशन में मैं राउंड अप कर दे रहा हूं। तो आप देख लीजिए नेट फोर्स किस तरफ हो रहा है, तो फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट साइड होगा, और जो नेट फोर्स पैरेलल टू सरफेस है उसका वैल्यू अगर नेट फ्रिक्शन से ज़्यादा हो रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा हो रहा है, तभी मोशन होगा। सो पहले मोशन का डायरेक्शन आप फोर्सेस निकाल के देख लीजिए, उसके बाद प्रोसीड कीजिए। सो ये था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का लास्ट क्लास। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो है सर्कुलर मोशन।